हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। I'm अभिषेक। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको कैसे बनाया गया है, इसको किन किन लोगों ने मिलकर बनाया है, कौन कौन सी कमिटीज इनमें इन्वॉल्व थी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या कंटेंट ऐड किया गया है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो पूरी मेकिंग प्रोसेस देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है, इसका एग्जाम्पल देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिससे हमें आइडिया लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया यहाँ से आया था। तो थोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या था, यहाँ पर किंग का रूल चलता था, है ना। फ्रांस में किंग कौन थे? लुईस। किंग लुईस का यहाँ पर रूल चलता था। तो यहाँ पर क्या बोलते थे, किंग की मोनार्की चलती थी। किंग मोनार्की, किंग की मोनार्की थी यहाँ पे। तो अब यहाँ की सोसाइटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना। थ्री पार्ट्स थे सोसाइटी के। पहला क्या था? क्लर्जी। दूसरा नोबिलिटी, नोबिलिटी। तीसरा क्या था? मिडिल क्लास। अब क्या था, ये जो सोसाइटी थी इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट क्लर्जी, ये कौन होते थे? ये किंग के आसपास भटकने वाले जो लोग होते थे ना, किंग के पास रहने वाले। तो ये डायरेक्टली किंग से कनेक्टेड हुआ करते थे। और ये जो नोबिलिटी थी वो क्या थी? जो चर्च में काम करने वाले जितने भी लोग होते थे, है ना, जो फादर वगैरह होते थे, ये सब नोबिलिटी में आते थे। मतलब अच्छी खासी इज्जत रखते थे यहाँ पर। उसके बाद थी एक मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, इसके बाद पुअर भी थी, है ना, पुअर क्लास भी थी। उसको तो यहाँ पे ऐड भी नहीं किया गया था। तो मिडिल क्लास का क्या था? अब ये जो मिडिल क्लास थी, ये लोग कौन कौन थे? बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट वगैरह, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। ये हल्का सा थोड़ा बहुत पैसा तो कमाते थे। अब सबसे बड़ी बात ये थी इनकी सोसाइटी में कि ये जो दो क्लास थी ना, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था, है ना। टैक्स पे इनको नहीं करना होता था। सबसे ज्यादा मतलब जो टैक्स पे करना होता था वो किसको करना होता था? मिडिल क्लास को। तो पूरा टैक्स मिडिल क्लास पे करती थी और ये दोनों कुछ भी नहीं, मतलब फ्री में एंजॉय करते थे। तो अब क्या हुआ था, अब जब यहाँ पर 1789 के पहले यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, इनका ये जो बिजनेस थे यहाँ पे इनका मुनाफा ज्यादा होने लगा, आर्टिस्ट वगैरह इन सब चीजों, इनको ज्यादा पैसा आने लगा। तो पैसा आने लगा तो भाई क्या सोचा उन लोगों ने कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट हो गया, है ना। ये जो मिडिल क्लास थी यहाँ पर इनके पास भी एजुकेशन की रीच पहुंचने लगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर लोग पढ़ने लगे तो फिर लिबर्टी वगैरह और फ्रीडम वगैरह इन सब के इनके पास आइडियाज आने लग गए। तो उसके बाद एजुकेशन जब यहाँ पर आया, तो एजुकेशन के बाद यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे इनको समझ में आने लगा कि हाँ, हम अकेले क्यों टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि सोसाइटी में दो पार्ट और हैं, है ना, दो क्लास और हैं, वो क्यों नहीं कर रहे टैक्स पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास से। तो मिडिल क्लास ने यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दी कि भाई हम टैक्स पे क्यों करेंगे। तो ये मोटा मोटी मैं ये सब समझा रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, इसको पढ़ने में मतलब बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब रिवॉल्यूशन किसके लिए स्टार्ट हुआ? उन्होंने बोला मिडिल क्लास ने कि भाई ये जो टैक्स पे होता है, किंग किंग अपनी मन मर्जी से सब कुछ करते रहते हैं कि भाई जिन इनकी मर्जी आई इन्होंने टैक्स ले लिया, इनकी मर्जी है नहीं लिया, है ना, कुछ और टैक्स बढ़ा दिया, ये सब चलता रहता था। तो यहाँ पे किंग की मोनार्की थी। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें किंग की मोनार्की से हटाकर, किंग को मोनार्क से हटाकर यहाँ पर एक रूल बुक बनाएंगे, है ना, रूल बुक बनाएंगे जिसके तहत किंग काम करेगा। मतलब पहले क्या हुआ करता था, यदि और अच्छे से देखें तो पहले क्या हुआ करता था, किंग जो था ना, जो रूल डिसाइड कर देता था वही रहता था। तो किंग का रूल चलता था, मतलब किंग ही रूल होता था। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि नहीं, रूल अब किंग होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? पहले किंग ही रूल था, अब रूल ही किंग होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल देखें तो बड़ा मोस्ट फेमस डायलॉग है कालीन भैया का कि गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम ही रहेंगे। तो इसका यही है कि रूल तो वही सेम रहेगा चाहे राजा कोई भी हो, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ही राजा काम करेगा। तो यहाँ से ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया 1789 के टाइम पे। यहाँ पे राजा को फोर्स किया कि रूल बुक होनी चाहिए। तो फिर यहाँ से इन लोगों ने रूल बुक बनाई जिसके तहत राजा काम करने लग गया। तो अब इसमें और आगे और देखें तो क्या है, तो अब रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन के बाद डिसाइड हुआ कि चलो एक रूल बुक बनाएंगे, राजा भी मान गया। तो अब रूल बुक बनने के बाद इसको इन लोगों ने क्या बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से समझ में आया क्योंकि इनके पास लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब आइडियाज आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई रूल बनाएंगे
कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक को बोलने लग गए। उसके बाद अब पहले क्या था, किंग मोनार्की थी, किंग की मोनार्की। अब क्या हुआ, किंग की मोनार्की से लेकर अब क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें डिफरेंस ये आ गया कि किंग तो बाद में भी हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किंग आता था, है ना। उसके बाद यहाँ से एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल का एवोल्यूशन यहाँ से हुआ कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हम सबको पता चला, पूरे वर्ल्ड में ये आइडियाज फैल गए। तो सबसे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी ने बताया था, तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने डायरेक्टली नहीं बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, उन्होंने बोला था 1922 में कि हमारे इंडिया के पास एक रूल बुक होनी चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए जिसमें क्या इंडियंस के राइट्स और फ्रीडम और प्रिविलेजेस सब कुछ लिखे होनी चाहिए। तो ये सब किसने बताया था, महात्मा गांधी ने। उसके बाद सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है ना कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, तो वो थे एम.एन. रॉय, है ना। एम.एन. रॉय ने कब, 1934 में कहा था डायरेक्टली कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये एक टाइमलाइन देख रहे हैं इसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इंडिया के पास होना चाहिए। तो फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जब इन्होंने आइडिया दिया था ना एम.एन. रॉय ने, तो 1935 में ऑफिशियली बोला था अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। तो फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एक ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ब्रिटिशर से ऑफिशियली मांगा कि ऑफिशियली बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो 1938 में ही हमने मांग लिया था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें और जिसमें सारे इंडियंस हों, हम लोग ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि महात्मा गांधी ने बताया कि एक रूल बुक होनी चाहिए, एम.एन. रॉय ने बताया कि 1935 में बताया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में बोला कि भाई ऑफिशियली बोल दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के भाव पे 1938 में डायरेक्टली ब्रिटिशर से मांगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जिसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, तो ये हमें बनानी दी जाए। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, 1938 का टाइम ऐसा था जब अंग्रेजों को लगने लगा था, क्योंकि देखो इंडिया में जब 1915 में कौन आए, महात्मा गांधी जैसे ही आए तो उन्होंने पूरे देश को घूमा, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब उनकी लीडरशिप ऐसी थी कि एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग से उसकी पूरी लीडरशिप है ना, और उसके बाद महात्मा गांधी, तो उनकी पॉपुलैरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा था कि हाँ भाई अब हम इंडिया पे रूल नहीं कर सकते, है ना, ज्यादा देर तक हम इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या धीरे धीरे हमारी बातें मानने लग गए। तो 1938 की जो बात बोली थी ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो उन्होंने 1940 में ये सब मान लिया, बोले कि चलो ठीक है इतने सारे मूवमेंट कर रहे हो आप वो ना करो, उसके बदले में हम एक 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर दिया, अगस्त 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर दिया कि बोला कि चलो हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, प्राइमरीली ये वर्ड देखना, प्राइमरीली इंडियंस होंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, प्राइमरीली इंडियंस होंगे लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स भी होंगे, तो इंडियन प्लस ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस यहाँ फिर से आ जाता, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई डायरेक्टली हमने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे अगस्त ऑफर 1940 को, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भी आपने जोड़ दिया, जबकि हमने मांग क्या की थी कि हम इंडियंस ही मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियंस होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोला। फिर उसके बाद उन्होंने एक बंदे को बुलाया जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तो इनको डायरेक्टली ब्रिटेन से बुलाया और फिर उनसे बोला कि चलो आप एक प्लान बनाओ जिसके तहत इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा सके। तो उसके बाद जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे ना, उन्होंने एक आइडिया और लगाया, सोचा कि भाई जो इंडियंस हैं उनको उनके साथ एक बार और खेला जाए। तो उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना, इस टाइम पे 1942 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वहाँ वर्ल्ड में ये हिटलर वगैरह इनसे हार रहे थे ब्रिटिशर्स, है ना, तो वहाँ ये हार रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 है ना, तो आप हम जो जितने भी इंडियंस है ना, इंडियंस की हेल्प चाहिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 में, तो आप हमें हेल्प करो वर्ल्ड वॉर 2 में, फिर उसके बाद हम आपको पूरी फुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे जिसमें पूरे इंडियंस होंगे। तो इन्होंने ये सब बोला। उसके साथ साथ 1942 के टाइम पे क्या हो रहा था,
मुस्लिम लीग की मांग होने लग गई, है ना। मुस्लिम लीग बोलने लगा कि भाई हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ये सब यहाँ पे भी फसड़ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने इंडियंस की हेल्प मांगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब पता चला यहाँ पे ये जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, और बाद में होगा कि नहीं होगा। तो गांधी जी जो थे ना, महात्मा गांधी, उन्होंने इसको एक पोस्ट डेटेड चेक से कंपेयर कर दिया कि भाई ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है कि बाद में बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, है ना। तो इसको हमने फिर से रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो मिशन है ना, ये जो प्लान है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, अप्रूव कर दिया था। इसमें कौन कौन मेंबर्स थे, तो इसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसको ऐसे देख सकते हैं, PAS, ये 3 मेंबर को याद रखने के लिए। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ये चेयरमैन थे, इनकी जो कमेटी थी इन तीनों की, तो ये चेयरमैन थे। फिर उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर। तो अब इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि चलो पूरे जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी उसमें इंडियंस ही पूरे मेंबर रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको मान लिया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी ना, कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जनरल में कौन कौन थे, इंडियंस और जितनी भी अदर थे। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद सिख। तो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया था इसको, पॉपुलेशन को। जनरल में कौन कौन आते थे, हिंदू और जितनी भी अदर रिलीजन थे वो सब जनरल में आ जाते थे। उसके बाद मुस्लिम और सिख। तो इसको 3 पार्ट में लोगों ने डिवाइड कर दिया था। तो चलिए अब उसके आगे और देख लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बंद हो गई थी, तो उसमें कितने मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स। तो 389 मेंबर्स। अब इनको डिसाइड कैसे किया कि ये 389 मेंबर्स ही होंगे। तो इसमें क्या है, जब 1946 और 7 का टाइम था, उस टाइम पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी 38.9 CR, मतलब 38.9 करोड़, लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। तो डिसाइड किया गया है कि पर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर रहेगा, है ना, एक मेंबर रहेगा। तो उस तरीके से डिवाइड किया तो पता चला कि 389 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें 296 मेंबर्स रहेंगे। वो कहाँ से रहेंगे, प्रोविंशियल असेंबली से। प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड रहेंगे, है ना। यहाँ से इनको इलेक्ट करके लेके आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से। फिर उसके बाद 93 जो मेंबर्स रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स भी थी, तो प्रिंसली स्टेट से यहाँ पर लेके आएंगे। वो भी नॉमिनेट करेंगे, है ना। यहाँ पे इलेक्शन करना पॉसिबल था नहीं, तो नॉमिनेट करेंगे कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स, और बाकी के 296 इलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल असेंबली। अब यहाँ पर भी एक कैच है, 292 प्लस 4। ये मैंने 4 अलग से क्यों लिखा, जैसे हमारा इंडिया है, तो अभी इंडिया की स्टेट्स हैं, और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जो रीजन थे, जो अलग रीजन थे, जब छोटे छोटे रीजन थे जिनको स्टेट में लेकर नहीं आया जा सकता था, तो उनको यहाँ पर कमिश्नरेट प्रोविंस से बना दिया गया था। तो भाई यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नर ही रूल करता था, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में है ना। उसके बाद बलूचिस्तान जो कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक। ये जो 4 कमिश्नरेट प्रोविंस थी, इसमें ही जोड़ दिया था, यहाँ से इलेक्टेड होकर ही मेंबर्स आएंगे। तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, जिसमें से 296 इलेक्टेड किए गए थे प्रोविंशियल असेंबली से, और 93 नॉमिनेट किया था प्रिंसली स्टेट से। अब ये तो हमने क्राइटेरिया देख लिया कि हाँ भाई इतने मेंबर्स थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसी टाइम पे क्या पार्टीशन शुरू हो गया। तो पार्टीशन में क्या हुआ, 2 पार्ट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो पार्टीशन के पहले कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स। जिसमें पार्टीशन हुआ तो उसमें 90 मेंबर्स जो थे वो कहाँ निकल लिए, पाकिस्तान। तो अब बचे टोटल कितने, 299 मेंबर्स। तो ये जो 299 मेंबर्स थे ना, 299 मेंबर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे आफ्टर पार्टीशन, 299 मेंबर्स। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं। टाइमलाइंस कैसी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई, उसमें कौन कौन मेंबर्स थे, क्या क्या हुआ, तो वो एक टाइमलाइन से देख लेते हैं। तो सबसे पहले 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, है ना। ये याद करना जरूरी है, इनको लिख लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाते हैं कि भाई इस डेट को क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। फिर 9 दिसंबर आया, 9 दिसंबर 1946
अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पहली मीटिंग हुई जिसमें कुछ मेंबर्स प्रेजेंट थे। कौन कौन, कितने मेंबर्स थे? 207 मेंबर्स ही प्रेजेंट हुए 299 मेंबर्स में से। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, 299 मेंबर्स नहीं, पूरे 389 मेंबर्स में से, जिसमें से 207 मेंबर्स ही आए। अब ये इतने कम क्यों आए? तो अब क्या हुआ, ये फर्स्ट मीटिंग थी ना, इनमें क्या था कि जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे दंगे चल रहे थे, तो वहां से पार्टीशन की वजह से कुछ लोग यहाँ से नहीं आए। उसके बाद कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, तो वहां के मेंबर्स भी नहीं आए, तो यहाँ पर इसलिए कम आए। फिर इस 9 दिसंबर में क्या हुआ, 9 दिसंबर में ही एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। टेम्पररी प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ तो बनाना, कुछ किसी को तो प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा ना। अभी टेम्पररीली किसको बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था 9 दिसंबर 1946 में। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में हमने ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे इनको हटाकर एक परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए थे। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, है ना। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 यहाँ पे पहली फुल फ्लेजेड सेशन हुआ। फर्स्ट सेशन हुआ 19 दिसंबर को 1946 में। यहाँ पे पूरे मेंबर्स आए थे, ऑल मेंबर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर पूरे मेंबर्स प्रेजेंट थे। उसके बाद 13 दिसंबर में ही यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया कि पहला ही सेशन है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो सबसे पहले 13 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम आगे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या कंटेंट उन्होंने दिया था कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसमें उसको अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1947। इसमें डिस्कशन हुआ, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया। इसमें क्या क्या कंटेंट उन्होंने पेश किया था? डेमोक्रेटिक होगा इंडिया, सॉवरेन होगा और रिपब्लिक। इंडिया टू बी डेमोक्रेटिक, सोवरेन और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रहेगा, सोवरेन मतलब किसी को अपने से ऊपर नहीं मानेगा, स्वतंत्र रहेगा। रिपब्लिक मतलब पब्लिक के पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया टू है फेडरल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरल पावर्स का क्या मतलब है? फेडरल पावर्स मतलब जो सेंटर है और स्टेट है ये रहेंगे तो एक ही, मतलब यूनियन का हिस्सा रहेंगे। इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया। हम जैसे लिखते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन क्या है? यूनियन प्रॉपर यूनियन रहेगा, पूरा इंडिया जो रहेगा एक रहेगा, लेकिन जो सेंटर और स्टेट रहेगा इन दोनों के पास पावर अलग अलग रहेंगे, सबकी अपनी अपनी सेपरेट पावर्स होंगी। तो इसमें ये देख लिया, इंडिया टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन, एक्शन, वोकेशन, ये सब चीजें इसमें और जोड़ी गई थी। उसके बाद एजुकेशनल सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज एज वेल एज पीपल फ्रॉम ट्राइबल एंड ओनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। अब क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो पिछड़ा वर्ग था, है ना, पिछले रह गए थे, तो उनको ऊपर लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज तो देनी होंगी। उसके लिए क्या होगा? एजुकेशनल सेफगार्ड इनको देना जरूरी है। उसके बाद इनको यहाँ पर रिजर्वेशन देना भी इसी में शामिल किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड पीस, इंडिया क्या करेगा? वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करेगा कि भाई हमें शांति से रहना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, रिपब्लिक, फेडरल पावर्स और ये सब, है ना। तो इनको हमें लिखना होगा क्योंकि इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो काम किया गया था, अब एक बंदे ने तो किया नहीं था या सारे मिलकर एक साथ तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जितना भी काम था ना सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया कि ये काम आप 3-4 लोग करेंगे, ये काम आप 3-4 लोग करेंगे। तो ऐसे करके कमिटीज बना दी गई। तो जैसे एक कमिटी थी स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो हाउस चलाना होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाने का काम राजेंद्र प्रसाद का था क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसको डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लैग कमेटी, एडॉप कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटीज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। जितने भी रूल्स, जितने भी हाउस से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड थे, वो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, उनको ही सब चलाना था। बिजनेस कमेटी डॉक्टर
KM मुंशी। तो अब ये सारी कमिटीज थी, इसमें और कमिटीज भी हैं जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी देख लेते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इसने ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, है ना, चेयरमैन थे। उसके बाद BN राव इसके मेंबर, KM मुंशी, मोहम्मद सादतुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी, N गोपाल स्वामी, N माधवराव और T कृष्णमाचारी। तो ये जितने भी लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर की कमेटी थी। 7 ऐसे बोलते हैं कि भाई BR अम्बेडकर को तक मिला के 7 मेंबर्स और थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, जिसमें इसको फॉर्म कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 में इसको फॉर्म किया गया था। और 21 फरवरी 1948 में इन्होंने पहला जो ड्राफ्ट था ना उसको सबमिट कर दिया था, जिसपे डिबेट और डिस्कशन होना बाकी था। तो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, ओपन टू पब्लिक ओपिनियंस वगैरह, सजेशन वगैरह। तो अब क्या था कि पब्लिक के सजेशन लिए गए कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन सही से बना है कि नहीं बना। तो ये इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, है ना, जिस पे डिबेट हुई पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था 4 नवंबर 1948 में। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को में क्या क्या चीजें होंगी, ये सब पूरा ड्राफ्ट हो गए। तो अब इसको पूरा बनने में कितना टाइम लगा ये भी देख लेते हैं। इसमें टोटल 11 सेशन हुए, है ना। एक सेशन होता है, जैसे अभी हम देखते हैं कि भाई विंटर सेशन चल रहा है तो कितने महीने, 2-3 महीने चल रहा है, 2 महीने तक चल रहा है। तो ऐसे ही 11 सेशन हुए इसमें, टोटल 165 डेज ऑफ डिबेट, है ना, 165 दिन की इसमें डिबेट हुई। और टोटल इसमें टाइम लगा पूरा बनने में 2 years 11 month and 18 days, ये पूरा इसमें टाइम लिया। उसके बाद इसको अडॉप्ट कब किया, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1948 में। इसको अडॉप्ट कर लिया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसको इन्फोर्स करना था। अडॉप्ट मतलब हमने मंजूरी दे दी कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया कि हाँ ये सही है। उसके बाद इन्फोर्स भी तो करना होगा पूरे में, मतलब तो फिर इन्फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ये इन्फोर्समेंट हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाती है भाई अडॉप्टेड कब था, इन्फोर्स कब किया था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हैं, जैसे एलिफेंट सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल बनाया था। HBR अयंगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी रायजादा कैलीग्राफर थे, इन्होंने पूरा हैंड रिटन पूरा हाथ से लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेकोरेट किया था, ब्यूटीफाइड किया था, मतलब उसमें जितने भी हमें चित्र देखने को मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगी, ये सब इन्होंने नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा एक स्टेट था, कौन सी एक जगह थी जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग ही नहीं लिया बनाने के बाद। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी थी स्टेट, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि उस टाइम पे 1946 और 47 के टाइम पे तो जो वहाँ के निजाम थे ना हैदराबाद के, वो इंडिया में मिलना ही नहीं चाहते थे। वो बोल रहे थे कि नहीं हमें अलग ही देश बनाना है। अब बीच के बीच में इनको हैदराबाद अलग से देश चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या किया, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया और हैदराबाद जाके पूरी पुलिस फोर्स का यूज किया, इसको कंट्रोल किया निजाम को, और हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया। लेकिन उस टाइम पे हैदराबाद पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस इसने और परफॉर्म किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जैसे मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इंडिया ने रेटिफाई किया था कि इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में रहेगी 1949 में, ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही काम था। उसके बाद नेशनल फ्लैग जो है उसको भी अडॉप्ट किया था 1947 में 22 जुलाई में। उसके बाद नेशनल एंथम को, फिर नेशनल सॉन्ग को। तो ये सब डेटें और डेट वगैरह ये सब याद रखना जरूरी है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया है। उसके बाद बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, इसमें कंटेंट क्या क्या था। अब पहले आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल्स इसमें कितने थे, टोटल आर्टिकल्स थे इसमें 395। इसके बाद पार्ट्स कितने थे, 22 पार्ट्स। और शेड्यूल्स 8 शेड्यूल्स थे टोटल। अब इसके बाद टोटल 106 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। 106 अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं, कुछ बदलाव इसमें कर दिए हैं। तो इसके बाद टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए हैं, 448 आर्टिकल्स अब तक हो चुके हैं। उसके बाद पार्ट्स को बढ़ा के 25 कर चुके हैं अभी हम, और शेड्यूल्स बढ़कर 12 हो चुके हैं। तो आज की कंडीशन में 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पूरा देख लिया है। तो चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और लगा लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, ये क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड किया था
नॉमिनेटेड किया था या इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो ये आंसर है इसका, हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इसको इलेक्ट किया था, जो मेंबर्स थे प्रोविंसेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में जब मीटिंग हुई उसमें डिसाइड किया गया कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन? पार्टीशन के पहले कितने थे? 389 मेंबर्स। उसके बाद जब 90 मेंबर्स चले गए पाकिस्तान तो 299 मेंबर्स टोटल बचे थे 1947 के बाद। हु फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? किसने बोला था? एमएन रॉय। महात्मा गांधी ने बस नाम दिया था कि हाँ एक रूल बुक होनी चाहिए, लेकिन ऑफिशियली किसने बोला था? एमएन रॉय ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब क्रिप्स मिशन आया था, उसमें हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें पूरे जो मेंबर्स थे वो इंडियन मेंबर्स थे, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हमने पूरा देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था और किस तरीके से बनाया गया था, कौन कौन सी कमिटीज ने इसको मिलकर बनाया था, किस तरीके से बना, ये सब हमने देख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।